नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल जगत का सबसे मन पसंदीदा शो रनबाज। और आज हम बात करेंगे आईपीएल के फाइनल जाने की रेस की। बात चल रही है रोड टू द फाइनल। मेरे सहयोगी नवेंदु मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो नवेंदु जी, सबसे पहले आप बताइए कि क्या सिनेरियो बन चुका है, क्योंकि कल के मैच के अंदर जैसे ही दिल्ली कैपिटल्स हारी, ये तो मतलब एकदम ही नीचे हो गया था कि अब मुंबई इंडियंस की टीम टॉप 4 में आ चुकी है। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो क्वालिफायर का सिनेरियो है, इसमें टॉप 2 में कौन रह सकता है? फिर इसके बाद ये पूरा जो सिनेरियो बना हुआ है वो एक बार आप समझा दीजिए कि ये कैसे वर्क करता है। देखिए, इसके लिए जो है हमें यहाँ पर आना पड़ेगा जी। ये आपने करंट स्टैंडिंग्स एंड रिमाइनिंग फिक्चर्स बताए, यानी कि ये अब तय करेंगे आने वाले मैचेस की नंबर 1 पर कौन रहेगा, नंबर 2 पर कौन रहेगा। लेकिन दिल्ली की स्थिति ऐसी हो गई कि आसमान से गिरा और खजूर पर अटका। शुरुआत के सारे मैच जीत गए एक तरफा, सबको लग रहा था इस बार तो खिताब ही जीत जाएगी दिल्ली। लेकिन फिर क्या हुआ ऐसा, केएल राहुल के शतक भी आए, आशुतोष शर्मा की अच्छी पारी भी आई, कुलदीप यादव चोटिल हो गए। लेकिन दिल्ली जिस तरह से लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस बार जो है दिल्ली का फैन बेस भी थोड़ा बढ़ा था, बहुत जबरदस्त, क्योंकि कभी ये देखने को नहीं मिलता था। लेकिन दिल्ली ने बहुत निराश किया है। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अक्षर पटेल की नाकामयाबी थी, क्योंकि नहीं देखिए, जब चिल थे, जैसे वो बोलते थे कि नहीं मैं तो जाके कोल्ड कॉफी पी लूंगा, एक कैप्टन को थोड़ा सा मतलब एक सीरियसनेस होनी चाहिए कि अब मैं फाइनल की रेस तक आ चुका हूं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब यही दिल्ली लगातार मैचेस जीत रही थी तो अक्षर पटेल को सब क्रेडिट दे रहे थे। सब कह रहे थे कि अक्षर पटेल से अच्छा कोई कैप्टन ही नहीं है, उन्हें भारत का कप्तान बना देना चाहिए। और जब दिल्ली की टीम हारने लगी तो फिर सारे सवाल अक्षर पटेल पर हो गए। आप देख लीजिए कि दिल्ली की बैटिंग पूरी तरह से फ्लॉप रही है। एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, कैप्टन जो होता है ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से टीम को बनाता है, वो मैच जिताता है या फिर वो मैच हराता है। भारत में जिस तरह से कप्तान को देखा जाता है, इतनी हाइप क्रिएट कर दी गई है कि जीत कप्तान की जीत, हार कप्तान की जीत। आप एक उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स, एमएस धोनी से बड़ा कोई कप्तान दुनिया में नहीं, ऐसा उनके लोगों का मानना है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे बड़े बड़े कप्तान भी हुए धोनी से। इस बार चेन्नई की क्या स्थिति है? सबसे नीचे 10 हार लगातार। कहां चले गए धोनी? महान कप्तान है, सबसे बड़े कप्तान है, वर्ल्ड कप कहते हैं कि अकेला जिता दिया भारत को। क्यों नहीं अपनी टीम को टॉप 5 में भी रख पाए? सबसे नीचे है चेन्नई, बहुत शर्म की बात है। और पिछले 2 सालों से हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि इसी बार से हो रहा है। पिछले बार भी जब उनकी जगह पे नए कप्तान बनाए गए थे तब भी ऐसा था, क्योंकि कप्तानी तो वही कर रहे थे कहीं ना कहीं अंदर। तो फिर वो लोग कहाँ चले गए जो ये कहते थे कि धोनी ने अकेले जिता दिया भारत को वर्ल्ड कप? अगर धोनी में इतनी काबिलियत थी अकेले, तो आज क्यों नहीं जिता पा रहे चेन्नई को? पूरी टीम खेलती है अच्छा, 11 प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तब जाकर के टीम जीतती है। 2011 में भी यही हुआ, जब वीरेंद्र सहवाग पहले मैच में 175 रन बनाए, उस मैच में विराट कोहली की शतक आए। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने 158 रन बनाए थे, मुझे याद है। जहीर खान ने पूरे टूर्नामेंट में 20 से ज्यादा विकेट लिए। विराट कोहली ने फाइनल में 35 रन बनाए, गंभीर 97 बनाए। युवराज सिंह के पूरे टूर्नामेंट में 350 से ज्यादा रन और 15 विकेट थे। हरभजन सिंह ने अच्छी गेंदबाजी की, कुछ मैचों में मुन्ना पटेल ने अच्छी गेंदबाजी की, सुरेश रैना का योगदान बहुत अहम रहा लास्ट 2 मैच में। लेकिन धोनी के जो अंधभक्त हैं वो इस बात को कभी नहीं माने। उनका कहना रहा कि धोनी ने अकेले जिता दिया। फिर 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी आया, उसमें भी फाइनल मैच में विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए, शिखर धवन, रोहित शर्मा के शतक आए। बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार ने बहुत अच्छी, रविंद्र जडेजा ने अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों की। लेकिन जैसे ही विराट कोहली की कप्तानी में भारत हारा या फिर रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत हारा, यही लोग कहने लगे कि कप्तान ने हारा के ऊपर। तो ये मतलब एक तरह से कहीं ये मतलब दोगली नीति इसको कह सकते हैं आप, कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि कप्तान ने जिता दिया, दूसरी तरफ कप्तान कैसे हरा सकता है? वैसे ही अक्षर पटेल पर पूरी दोष आप नहीं मर सकते, क्योंकि टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। फ्लॉप डू प्लेसिस को जब आरसीबी ने निकाल दिया तो आपको क्या जरूरी था लेना उस बूढ़े खिलाड़ी को? सबसे ज्यादा बेकार प्रदर्शन रहा फाफ डू प्लेसिस का। मतलब एक मैच ऐसा था जिससे दिल्ली कैपिटल जीत भी सकती थी, उस मैच को भी उनकी स्लो पारी के कारण हारना पड़ गया। जो खिलाड़ी भाई साउथ अफ्रीका से संन्यास लिए हुए, उनको कई साल हो गए, वहां के किसी फॉर्मेट में नहीं है, यहाँ तक कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेलते हैं, उस खिलाड़ी के पीछे आपने 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अभिषेक पोरेल समझ में नहीं आया कि ओपनिंग करेंगे, नंबर 2 पे खेलेंगे, एक्सपेरिमेंट करती रही लगातार। केएल राहुल, उनके साथ भी एक्सपेरिमेंट होता गया, 1-2 मैच में अच्छा खेले। केएल राहुल को आखिर के अंदर आपने ओपनिंग में उतारा, उन्होंने शतक भी लगाया, लेकिन जो दूसरे खिलाड़ी है जो पहले टॉप ऑर्डर पे खेल रहे थे, अब उनका लय बिगड़ गया, अब वो नीचे से अच्छे नहीं खेल पाए। लेकिन अब चलिए इस पे बात करते हैं कि अगर गुजरात टाइटंस के अब 2 मैचेस है, ठीक है जी, एक तो आज है एलएफसी के खिलाफ और एक है चेन्नई के खिलाफ।
अगर दोनों ये मैचेस जीतती है तो ये टेबल टॉप पे रहेगी। अब जब दूसरी ओर बात करते हैं, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के 17 पॉइंट है और एसआरएच के खिलाफ एक मुकाबला और एलएफजी के खिलाफ एक मुकाबला है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये टीम भी दोनों मुकाबले जीत जाएगी। वही पंजाब किंग्स की बात करें, अगर पंजाब किंग्स को टॉप 2 के अंदर रहना है तो दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के खिलाफ दोनों मैच जीतने होंगे। दिल्ली कैपिटल्स का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुंबई इंडियंस उनके लिए बहुत बड़ा टफ कंपटीशन होने वाला है। वही मुंबई इंडियंस देखिए ये वाला मैच जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मुंबई वर्सेस पंजाब। क्योंकि पंजाब का एक मैच जो है वो दिल्ली से है और मुंबई से। हो सकता है दिल्ली लास्ट मैच जीत जाए और अगर पंजाब मुंबई से हारता है तो फिर मुंबई ऊपर जाएगा 16 से 18। लेकिन सबकी नजर जो होगी वो टॉप 2 पर होगी, टॉप 2 पे रहने की। खास करके आरसीबी के जो फैंस वो चाहेंगे कि इस बार आरसीबी टॉप 2 में जाए। अगर मैं तो कह रहा हूं आरसीबी जीतता भी है तो इनके 19 पॉइंट हो जाते हैं। अगर ये 19 पॉइंट इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो टॉप 2 में रहेगी मेरे हिसाब से वो गुजरात और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर होने वाली है। थर्ड पे मुंबई इंडियंस और फोर्थ पे पंजाब मुझे लग रहा है। आपको क्या लगता है? नहीं, पंजाब को आप बहुत कम आंक रहे हैं। पंजाब ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और 17 पॉइंट्स हैं, अभी 2 मैच बचे हैं। मुंबई के सिर्फ एक मैच है। मुंबई 16-2-18 पे जाएगा और पंजाब 17-4-21 पर जा सकता है और पंजाब टेबल टॉपर भी हो सकता है अगर गुजरात और ये बेंगलुरु की टीम हारती है। गुजरात टाइटंस के 18 अंक है, शायद ये गलत हो गया है, तो गुजरात टाइटंस के 18 अंक है, 16 नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस बार यही समीकरण रहेगा कि गुजरात और बेंगलुरु टॉप 2 टीम रहेगी और पंजाब और मुंबई नहीं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आरसीबी की टीम इस बार किसी तरह फाइनल पहुंचे, क्योंकि ये जो मुकाबला होगा अगर पहले मैच में आप हारते हैं तो फिर नीचे से आपको मुंबई का सामना करना पड़ जाएगा। सामने बुमराह होंगे, मिचेल सेंटनर होंगे और कल क्या गेंदबाजी की है दोनों बहुत शानदार। मिचेल सेंटनर की बहुत ज्यादा अच्छी गेंदबाजी कल रही थी। चलिए अब ये समझा दीजिए आप कि जो फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस है इन दोनों में से जो हारेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा 2-2 के लिए और जो थर्ड और फोर्थ प्लेस वाले हैं वो लोग चल जाएंगे जो यहाँ पे हारेगा उससे खेलने के लिए। अब इन दोनों में से जो जीतेगा वो जाएगा सीधा फाइनल के लिए और जो पहले प्लेस में से जो पहला मैच जीत जाएगा वो सीधा फाइनल की ओर चला जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आप इन दो पे किसको डायरेक्ट फाइनल में जाता देखना चाहते हैं? देखिए जो टीम अच्छा खेलेगी वो फाइनल जाएगी। मुझे लग रहा है कि आरसीबी और गुजरात अगर टॉप 2 में रहती है तो जो टीम फाइनल जाएगी उसका मनोबल फाइनल के मैच में एक अलग रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि गुजरात भी चैंपियन रह चुकी है, फाइनल हार चुकी है, तो ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस नहीं है। वहीं आरसीबी भी एक ऐसी टीम है, जीती भले नहीं है लेकिन 3 बार फाइनल हारी है और 10 बार करीब प्लेऑफ में पहुंची है। तो मैं चाहूंगा कि आरसीबी की टीम डायरेक्ट यहां पर पहुंचे और लेकिन जैसे ही एलिमिनेटर होगा उसमें जो टीम हारेगी वो बाहर हो जाएगी और जो जीतेगी उसका फिर से मुकाबला यहाँ पर होगा। तो वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी रहता है कि आप उस मैच में जीतिए, फिर से दोबारा जीतिए, फिर फाइनल में तगड़ी टीम पहले से है। तो यहाँ पर जो 2 टीम रहेगी उसमें से जो टीम जीतेगी उसके लिए फाइनल जीतने के भी चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। आपको क्या लगता है आप किन 2 टीमों के फाइनल को देख रहे हैं इस आईपीएल के अंदर जो 3 जून को होने वाला है? देखिए मुझे 2 समीकरण लग रहा है। पहला समीकरण हो सकता है कि आरसीबी और गुजरात के बीच, ठीक है, और दूसरा समीकरण आरसीबी और मुंबई के बीच। और मैं चाहता हूं कि फाइनल रो और को के बीच में ही हो क्योंकि अगर रो दोनों ने रिटायरमेंट ले लिया है, क्योंकि वो फाइनल कहां पर है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, करीब 1.5 लाख की क्षमता वाला स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा। जब वहां पे रोहित शर्मा और विराट कोहली होंगे फाइनल में, जीते हारे कौन वो तो तब तय हो जाएगा। लेकिन आप उस मोमेंट को देखिए, मुझे लगता है कि वो आईपीएल के 18 साल के इतिहास का सबसे बड़ा मैच हो जाएगा। सबसे बड़ा मैच हो जाएगा अगर ये 2 टीमें, तो मैं खुद क्योंकि अभी तक फाइनल कहां पर हुए हैं? वानखेड़े में, वानखेड़े या फिर ईडन गार्डन्स। वानखेड़े अगर उसकी कैपेसिटी की बात करें तो 35-40 हजार है और ईडन गार्डन्स 60-65 हजार है। चेन्नई में भी वही स्थिति है। तो अगर यहाँ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इन 2 टीमों के बीच फाइनल होता है तो वाकई में ये मैच भारत पाकिस्तान की जैसे हाइप क्रिएट होता है, जैसे टिकट की बिक्री होती है। और मुझे तो ये भी लगता है कि टिकट का दाम 5 लाख कहीं पार करना जाए बहुत। और आरसीबी के ऊपर तो 1300 करोड़ से भी ज्यादा का सट्टा लगने की खबर आई। और आरसीबी अगर फाइनल चली गई तो हम लोग भी कोशिश करेंगे वहां तक जाने की। जरूर जरूर जरूर। तो मतलब आपका ये कहना है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है, मैं खुद भी मुंबई इंडियंस और देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं ये कहती है कि जो विनर फर्स्ट मुंबई इंडियंस ये भी है कि बुमराह आएंगे, कोहली तो उनसे निपट लेंगे। लेकिन फिर नीचे वाले खिलाड़ी कैसे खेलेंगे बुमराह को? वो भी तो एक बात है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि विनर क्यू फर्स्ट और क्यू सेकंड के अंदर जो फाइनल मुकाबला होगा वो आरसीबी और पंजाब का हो सकता है, क्योंकि जो श्रेयस अय्यर की जो गणित है और जो श्रेयस अय्यर की रणनीति है, जो पिछली बार भी लोग उनको बहुत कम आंक रहे थे और इस बार कोलकाता ने जैसे ही उनको निकाला, आपने कोलकाता का हाल देख लिया कितना बुरी तरीके से कोलकाता एक तरीके से पूरी ही मतलब आउट सी हो गई थी और वो ना ही आखिरी मैचेस में जीत भी पाई।
और सबसे कम 113 रन के स्कोर को आईपीएल के अंदर इन्होंने डिफेंड भी कर दिया और श्रेयस अय्यर ने उस मैच को जिता भी दिया कोलकाता के खिलाफ। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि दोनों लाल जर्सी यानी कोलकाता और आरसीबी का भी फाइनल हो सकता है। चांस इसके भी पंजाब और आरसीबी का, पंजाब और जो आरसीबी है उनका भी फाइनल मुकाबला हो सकता है। मुझे इसके पूरे चांस लगते हैं, क्योंकि देखिए इसमें चारों टीम जो पहुंची है वहां पे एक गुजरात की टीम है। हाँ। इस टीम की अगर बैलेंस की बात करें तो बहुत शानदार है। इनके जितने भी बल्लेबाज हैं, अरे बात ही नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात के पूरा आईपीएल सीजन में सारे खिलाड़ी इतने शांत रहे, अब कहीं जाके न्यूजीलैंड के जैसे हालत हो गए इनके। हाँ। जैसे न्यूजीलैंड एकदम शांति से आगे क्रिकेट खेलते थे और सीधा फाइनल में जब पहुंचते थे तब लोगों को लगता था कि अरे न्यूजीलैंड के साथ फाइनल हो रहा है जी। और उनके एक्स फैक्टर कई खिलाड़ी रह चुके हैं। साई सुदर्शन भाई शतक लगा रहे हैं, 180 रन बिना विकेट खोए चेस कर रहे हैं भाई। अब क्या चाहिए इस टीम को? 200 रन का तो इनको टारगेट मिला था दिल्ली के खिलाफ और ये बिना विकेट गंवाए। आजकल एक मीम बड़ा वायरल हो रहा है कि तुम्हारा आईपीएल में सिलेक्शन हो गया, अरे वाह मेरा आईपीएल में सिलेक्शन हो गया, कि नहीं आपका सिलेक्शन गुजरात की टीम में हुआ है और आप चौथे नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। तो वो बल्ला ही ऐसे पटक देता और बोलता कि नहीं यार मुझे आईपीएल में जाना ही नहीं है। डोमिनेशन किसको कहता है वो देखिए। आईपीएल की नंबर 1 टीम, ऑरेंज कैप में नंबर 1 बल्लेबाज साई सुदर्शन, गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा टॉप पर चल रहे हैं। हाँ, तो ऐसे में गुजरात इस बार जो है, इस बार क्या पिछले 3-4 साल में गुजरात ने बहुत अच्छा ही खेला है, लेकिन इस बार बहुत ही साइलेंटली परफॉर्म किया है और हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बिना हाइप क्रिएट किए भी आप मतलब मेहनत करते रहिए, जो सफलता है वो खुद शोर मचा देगी। सही बात। तो गुजरात ने वाकई में शानदार क्रिकेट खेला है। मुंबई ने कमबैक जो किया इस पर भी चर्चा करनी चाहिए जरूर। बहुत कमबैक, मतलब पिछले एक भी मुकाबला हारना नहीं, ये सबसे बड़ी है कि शुरुआती मैच आप हार गए और आखिर के कोई भी मैच को नहीं हारना। जिस तरीके से रोहित शर्मा का हम लोग जब शुरू में बात कर रहे थे कि फ्लॉप चल रहे, फिर उनका कमबैक सूर्य कुमार यादव एकदम बंदे ने जो लैब बना के रखी, नंबर 2 पे आ गए हैं और नंबर 2 पे जी 600 के आसपास रन हो गए। पिछले मैच के अंदर भी बहुत अच्छे बल्लेबाजी और एक आधा मैच है जो 30 प्लस नहीं गया, बाकी सारे के सारे मैचेस उनके जो बैटिंग रही है वो सारे 30 प्लस गए हैं, जिसके अंदर से अर्धशतक भी बहुत ज्यादा। और अभी तो विल जैक्स का बल्ला एक मैच में भी नहीं बोला है, कहीं फाइनल वाइनल के लिए तो बचा के नहीं रखा है। मुझे तो यही लग रहा है कि अगर फाइनल में विल जैक्स ये प्लेऑफ में चल गए तो मुंबई के पास बहुत ऑप्शन है। रेयान रिकल्टन भी अच्छी फॉर्म में। मेरे को ये मैच भी आपने जब पहले बात करी थी कि मुंबई वर्सेस पंजाब का, ये भी बहुत रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इससे डायरेक्ट इनको हाइप भी मिल जाएगी और विल जैक्स अगर इस मैच में चल जाते हैं तो फिर फाइनल के अंदर लोगों में खौफ बन जाएगा। लेकिन गुजरात के लिए एक नुकसान है कि जोस बटलर जो है वो वापस लौट चुके हैं इंग्लैंड। अच्छा हाँ, तो ये दिक्कत उनको हो सकती है क्योंकि जोस बटलर जो है वो बड़े मैच के खिलाड़ी माने जाते हैं और भारत में हर एक मैदान पर खेलने का उन्हें अनुभव है। ऑरेंज कैप होल्डर भी रह चुके हैं शायद एक बार। जी हाँ। तो जोस बटलर का जाना गुजरात के लिए झटका होगा। लेकिन दूसरी ओर जो टॉप ऑर्डर एक अलग लय में चल रहा है, राहुल तेवतिया का भी अभी रन आना बाकी है, अभी उनके पास 1-2 ऑप्शन है। तो गुजरात ने कई ऐसे पत्ते छुपा कर रखे हैं जिनको वो प्लेऑफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं मुझे आरसीबी के लिए लगता है कि आरसीबी को एक बार अपनी बॉलिंग पे अब देखना पड़ेगा कि एंगेडी या फिर जोस हेजलवुड में से किसको खिलाएं, क्योंकि जोस हेजलवुड फिर से आने वाले हैं या आ गए हैं शायद, ज्वाइन भी कर लिया है। तो जोस हेजलवुड आएंगे, एंगेडी आएंगे, तो अब आरसीबी को देखना होगा कि प्लेइंग 11 इस तरह से बनाना होगा कि अगर आप पंजाब में खेलते हैं मुल्लापुर में तो वहाँ जो बाउंड्री वो छोटी है, तो उस हिसाब से आप 4 पेसर को भी खिला सकते हैं, सिर्फ एक स्पिनर कुणाल पांड्या के साथ ही जा सकते हैं। हालांकि वो स्पिन पिच है, 2 स्पिनर के साथ जा सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आप 4 फास्ट बॉलर को नहीं खिला सकते क्योंकि बाउंड्री बड़ी है और वहां पर स्पिनर्स के खिलाफ बैटिंग करने में दिक्कत होती है। उनके और राशिद खान है, हालांकि इस बार कोई इम्पैक्ट नहीं रहा है उनका, लेकिन आरसीबी का इस बार जो ये 2-3 मैच के लिए बनने वाला है प्लेइंग 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और 2 मैच जो होंगे आरसीबी को प्लेऑफ से मतलब अभी तय कर लेना है कि हम इसी 11 खिलाड़ी के साथ, और दोनों मैच आरसीबी को जीतने अगर उनको टेबल टॉप में रहना तो सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के एक मैच जीतकर भी टेबल टॉपर हो सकते हैं। हालांकि उसके लिए ये है कि दूसरी टीमों को सारे मैच हारने होंगे। यही तो दिक्कत है कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कि दोनों मैचेस इनको जीतने नहीं। तो अभी लखनऊ का जैसे मैच बाकी है, सीएसके का बाकी है, वो तो है हम तो गए तुमको भी लेके जाएंगे, तो अभी ये कर सकते हैं वो लोग जी। तो आपको क्या लगता है कि आपने तो फाइनली बता दिया है कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और मुंबई इंडियंस? हाँ, मुझे तो लग रहा है कि एकदम। तो दर्शकों इस बार मेरे सहयोगी को लग रहा है कि जो फाइनल का मुकाबला जो 3 जून को होने वाला है, 26 तारीख को ये सारे जो मुकाबले हैं वो रुक जाएंगे प्लेऑफ के और उसके बाद में सेमीफाइनल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जो शायद 29 को क्वालिफायर 1, 30 को एलिमिनेटर और 1 तारीख को क्वालिफायर 2 और 3 को फिर फाइनल में। 3 तारीख को फाइनल होगा। उसके अंदर मेरे सहयोगी कह रहे हैं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और मुंबई इंडियंस का फाइनल होना चाहिए। तो वही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार पंजाब का
और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का फाइनल हो सकता है। आपको क्या लग रहा है कि किसका बल्ला सबसे ज्यादा चलेगा और किसकी गेंदबाजी का असर होगा इस फाइनल मुकाबलों के अंदर? कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।